बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी के यूनिट नंबर 5, जो कि स्कूल चाइल्ड यूनिट का नाम है, जिसके अंदर हम 5 से लेकर 12 ईयर तक जो चाइल्ड या बच्चा होता है उसके माइलस्टोन को डिस्कस करें। यूनिट के ऑब्जेक्टिव होंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट इस एज के अंदर क्या क्या होती है, इसके अलावा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे, रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे बच्चे की विद अदर पीर ग्रुप, यानी उसके जो हम और बच्चे होते हैं, इसके अलावा टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग और स्टेजेस को डिस्कस करेंगे साइको सोशल डेवलपमेंट की स्टेज के अंदर। नाउ पिगेट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड स्टेज क्या होती है इसके अंदर, ये स्टेज नंबर 3 है और ये 7 से लेके 11 ईयर तक के जो ड्यूरेशन होते हैं इसके अंदर बच्चे के अंदर अकॉर्डिंग टू जीन पिगेट ये वाला स्टेज होता है जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल पीरियड कहते हैं। मेंटल ऑपरेशन अप्लाइड टू कॉन्क्रीट इवेंट, इसके अंदर जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो कॉन्क्रीट इवेंट्स पे, यानी ऐसे ऑब्जेक्ट पे जिसको हम जो फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, उसके ऊपर उसका मेंटल ऑपरेशन यानी मेंटल प्रोसेस चल रहा होता है। और इसके अलावा मास्टरी ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हो जाते हैं। मास्टरी ऑफ कंजर्वेशन मीन्स के द कॉन्सेप्ट दैट द वैल्यू और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इवन इफ इट इज अल्टर इन सम वे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम पानी है, हम एक गिलास से दूसरे गिलास में, शॉर्ट गिलास है उसको टाल गिलास में वो पानी ट्रांसफ़र कर रहा होता है, तो बच्चा ये अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि हमने सिर्फ ऑब्जेक्ट को यानी गिलास को चेंज किया, हमने पानी की मकदार, वैल्यू और मास को चेंज नहीं किया, तो उसको हम कहते हैं मास्टरी ऑफ कंजर्वेशन। इसके अलावा हिरार्किकल क्लासिफिकेशन ये कर सकते हैं। हिरार्किकल क्लासिफिकेशन मीन्स कि ये दर्जाबंदी के साथ चीज़ों को रख सकते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है, ये स्मॉल है और उसके बाद ये लार्ज है, तो ये हिरार्किकल क्लासिफिकेशन होती है, मीन्स के ये बच्चा इस एज के अंदर कर सकता है। नेक्स्ट, मास्टरी ऑफ कंजर्वेशन द कॉन्सेप्ट दैट द वैल्यू और मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इवन इफ इट इज अल्टर इन सम वे। मीन्स कि अगर बच्चे की ये कॉन्सेप्ट हो माइंड के अंदर कि हम किसी चीज़ की वैल्यू या मास को जो ऑब्जेक्ट की होती है वो हम चेंज नहीं कर सकते, अगर हम उसको अल्टर कर देते कुछ तरीक़ों से, लेकिन हम उसके मास और वैल्यू जो उसकी होती है हम वो चेंज नहीं कर सकते। मिसाल को देखते, जब पानी को हम ट्रांसफ़र करते शॉर्ट गिलास में से टाल लंबे गिलास में, तो बच्चा ये समझ रहा होता है कि जो अमाउंट ऑफ वाटर है ये तो वही सेम है, सिर्फ हमने कंटेनर को यानी गिलास को चेंज किया। एंड पिगेट कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज के जो पिगेट के कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज था उसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो जाती है बच्चे के अंदर। अब यहाँ पे देखें, बच्चे के सामने गिलास रखें और इसमें वाटर है। अब अगर बच्चा वाटर को एक जगह से दूसरे गिलास में, यानी एक स्मॉल गिलास में से हम लार्ज गिलास में या टाल गिलास में पानी डाल देते हैं, तो बच्चा इस उम्र के अंदर अंडरस्टैंड कर रहा होता है कि पानी की मकदार को हमने कम नहीं किया, सिर्फ हमने कंटेनर को चेंज किया, पानी की मकदार वही है। रिवर्सिबिलिटी परमिट्स डेवलप हो जाती है। रिवर्सिबिलिटी मीन्स के अगर हम उसको एक पाथवे समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो वो रिवर्स सिमिलर वो एक्शन रिपीट दोबारा से वैसे परफॉर्म कर सकते हैं। परमिट्स मीन इजाज़त देना, तो इसके अंदर रिवर्सिबिलिटी परमिट्स हो जाती है। मिसाल अगर हम देखें, अगर एक बच्चे आप उसको डिफरेंट रास्तों में से गुजार रहे होते हैं और अगर वो उस रास्ते को वो फॉलो बैक कर सकता है, सही है कि इस रास्ते से मैं आया था, इस रास्ते से मैं वापस जा रहा हूँ, तो उसको हम कहते हैं दिस इज़ रिवर्सिबिलिटी परमिट्स। अगर एक शापर में से उसने कोई चीज़ें निकाल दी हैं और अब वो शापर में दोबारा से डाल सकता है, तो इट्स मीन कि दिस इज़ रिवर्सिबिलिटी परमिट्स। इस तरह अगर डिफरेंट एक्शन है और हम उस बच्चे को बोले कि ये एक्शन को रिपीट कर दो, वो कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबिलिटी परमिट्स है। इसके अलावा डिसेंट्रेशन हो जाती है, मीन्स कि उनके एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं होता है, मल्टीपल चीज़ों के ऊपर उनका फोकस आ जाते हैं, तो उसको हम सिंपली नाम देते हैं कि दिस इज़ कॉल्ड डिसेंट्रेशन। ग्रेजुअली मास्टर ऑफ कंजर्वेशन डेवलप हो जाता है, जैसे कि लिक्विड मास के ये लिक्विड है, ये मास है, ये नंबर है, ये वैल्यू है, ये वॉल्यूम है, ये एरिया है, ये इस चीज़ को हम लेंथ में काउंट करते हैं, इनकी हम तादाद बताते हैं, या इसकी एरिया इस चीज़ को हम एरिया में डिस्कस कर रहे होते हैं। तो ये वाली चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता बच्चे के अंदर डेवलप हो जाती हैं। इसके अलावा डिसेंट्रेशन मेन जो माइलस्टोन है वो डेवलप हो जाती है, और उसके अंदर आप लोग ये याद रख लो कि मल्टीपल एट्रीब्यूट ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन मीन्स कि इंसान की वो एबिलिटी कि वो पे अटेंशन टू मल्टीपल, वो एक चीज़ को जब वो देख रहा होता है तो वो मल्टीपल एंगल से उसको देख रहा होता है, सिर्फ उसकी एक चीज़ को फोकस नहीं कर रहा होता है।
कंक्रीट ऑपरेशनल, इसके अंदर रिवर्सिबल मेंटल एक्शन जो होता है वो रिवर्स करवा सकता है अनरियल चीज़ों के ऊपर भी और कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट के ऊपर भी। क्लासिफिकेशन हम करते हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल चिल्ड्रन कैन डिवाइड थिंग इनटू सेट एंड सबसेट एंड अंडरस्टैंड दियर रिलेशनशिप। बच्चा जो होता है वो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के अंदर चीज़ों को डिवाइड करते हैं, उनके सब यूनिट बनाते हैं यानी मल्टीपल पार्ट्स बनाते हैं और फिर एक एक पार्ट्स को समझने की कोशिश कर रहे थे कि इसका इस ऑब्जेक्ट के साथ क्या रिलेशन है। इसके अलावा सीरिएशन, ऑर्डरिंग स्टिमुलाई along a quantitative dimension such as length, मीन्स के बच्चे को अगर हम मल्टीपल लेंथ वाली चीज़ें प्रोवाइड करते और उसको कहें कि पहले आप जिसके लेंथ छोटी है वो वाले रखो, उसके बाद जिसके लेंथ ज़्यादा है वो वाले रखो, तो वो इस तरह सीरियल में चीज़ों को रख सकते हैं। इसके अलावा ट्रांसिटिविटी, द एबिलिटी टू रीजन अबाउट एंड लॉजिकली कंबाइन रिलेशनशिप, यानी बच्चा इस उम्र के अंदर वो लॉजिकली हमें रीज़न शो कर सकता है कि ये वाला बड़ा था इससे साइज में इसलिए हमने इसको पहले रखा और ये वाला छोटा था इसलिए ये इसके बाद हमने रखा, तो वो लॉजिकली रीज़न भी शो कर रहा होता है। Seriation, child ability to order object along the single dimension such as length, height or weight। अगर बच्चे को हम चीज़ें दें, जैसे पिक्चर के अंदर आपको नज़र आ रही है कि सबसे बड़े लार्ज वाले रखना, उसके बाद उससे जो छोटा होगा वो रखो और सबसे टॉप पे आपने उससे जो सबसे छोटा होगा वो टॉप पे रखना है। सॉर्टिंग स्टिक बाय लेंथ, या अगर हम लेंथ वाली चीज़ें उसको दे दें कि डिफरेंट लेंथ वाले, तो पहले स्मॉल लेंथ वाली चीज़ें आपने रखनी है, उसके बाद इस तरह उसको दर्जाबंदी करवानी है। ऑर्गेनाइजिंग बुक बाय साइज एंड बुक शेल्फ, ये भी बच्चा कर सकता है, इसको भी हम सीरिएशन कहते हैं कि पहले छोटे बुक्स रखो उसके बाद बड़े बुक्स रखो। ऑर्गेनाइजिंग टॉय बाय वेट, सही। इसके अलावा कि टॉयज़ की अगर हम वेट की बात करें कि पहले भारी वाली टॉयज़ को रखो और उसके बाद जो भारी नहीं है उस वाले को आप रखे, तो ये वाले भी कर सकते हैं। इसके अलावा लिस्टिंग फैमिली मेम्बर बाय एज, सही है, और इसके अलावा फैमिली मेम्बर की लिस्टिंग भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू एज। पैकेट कन्वर्सेशन टास्क, सही है। कन्वर्सेशन टास्क मीन के नंबर 6 टू एज, आप एक फिजिशियन लिखा हुआ है कि किस एज के अंदर बच्चा ये हासिल कर सकता है, तो 6 टू 7 ईयर। लिक्विड वाला भी वो 6 टू 7 ईयर, इस तरह मास 6 टू 7 ईयर, और एरिया लिखा है 8 टू 10। अब ओरिजिनल प्रेजेंटेशन नंबर की अगर हम बात करें, आर दियर इन द सेम नंबर ऑफ फेनाइन इन ईच रो, यानी बच्चा ये कर सकता है, नंबरिंग बता सकते हैं कि इस रो के अंदर इतने डॉट बने हुए, उस रो के अंदर इतने डॉट बने हुए। ट्रांसफॉर्मेशन उसके अंदर क्या होगी, नाउ दियर आर द सेम नंबर ऑफ फेनाइन इन ईच रो आर डज वन रो हैव मोर, यानी बच्चा अब ये भी बता सकते हैं जैसे इस एज के अंदर जो लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होता है इसके अंदर एक ज़्यादा है, तो बच्चा ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि इसमें से एक ज़्यादा है या इसमें से एक कम है और इसमें इक्वल है। इस तरह पानी की वॉल्यूम को अगर हम देखें सेकंड नंबर पे, लिक्विड इज देयर इज द सेम अमाउंट ऑफ जूस इन ईच गिलास, तो बच्चा कहेगा कि यस। नाउ इज देयर इज द सेम अमाउंट ऑफ जूस इन ईच गिलास और डज वन हैव मोर। ये अगर हम बच्चे से ये सवाल करते हैं तो बच्चा इस उम्र के अंदर हमें आंसर दे पा रहा होता है और वो लॉजिकल होता है। नेक्स्ट देखें मास की अगर हम बात करें, इज देयर आर द सेम अमाउंट ऑफ क्ले इन ईच बॉल, मीन्स के अगर हम बॉल की बात करते हैं तो एक की अगर साइज़ की लेट सपोज साइज़ ले ले तो इसमें साइज़ दोनों का सेम है या डिफरेंट है। दूसरी तरफ देखें, नाउ डज ईच पीस हैव द सेम अमाउंट आर क्ले और डज वन हैव मोर। अब दूसरी तरफ जो पिक्चर नज़र आ रही है इसके अंदर भी हम बच्चे से सवाल कर सकते हैं कि इसमें आप बताएं कि अमाउंट ऑफ क्ले क्या है, वो इक्वल है या अलग है। इस तरह लेंथ की अगर हम एरिया की अगर हम बात करें 8 to 10 ईयर के अंदर, डज ईच ऑफ दीज टू काउ हैव द सेम अमाउंट ऑफ ग्रास टू ईट, मीन्स के ऊपर घास नज़र आ रहे हैं, बच्चा हमें आंसर देगा कि हाँ यस सेम है। लेकिन दूसरे के अंदर, नाउ डज ईच काउ हैव द सेम अमाउंट ऑफ ग्रास टू ईट और डज वन काउ हैव मोर, तो इसके अंदर बच्चा हमें आंसर दे रहा होता है लॉजिकली, वो या तो आंसर दे देगा कि यस या नो, कि इक्वल है ग्रास या नहीं। नेक्स्ट को देखते हैं इरेक्टनेस साइकोसोशल स्टेट। इंडस्ट्री यानी कम्पिटेंसी वर्सेस इंपीरियरिटी, ये वाली स्किल्स डेवलप हो जाती है पर्सनैलिटी की अगर हम सोशल स्टेज की बात करें तो चिल्ड्रन आर एट दिस स्टेज एट 5 to 12 ईयर वेयर दे विल बी लर्निंग टू रीड एंड राइट टू डू थिंग ऑन देयर ओन। बच्चे जो इस उम्र के अंदर होते हैं 5 से लेकर 12 साल के अंदर, वो चीज़ों को लर्न कर रहे होते हैं रीड करके या लिखते हैं उसके बारे में या कुछ करते हैं या चीज़ों या एक्शन परफॉर्म करते हैं बाय देयर ओन खुद से, तो वो चीज़ों को लर्न करते हैं। टीचर बिगेन टू टेक एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द चाइल्ड लाइफ एज दे टीच द चाइल्ड स्पेसिफिक स्किल। टीचर जो होते हैं वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले
प्ले कर रहा होते हैं, उनका रोल यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं कि वो बच्चे को मल्टीपल स्पेसिफिक स्किल्स और जो बच्चे के अंदर लर्निंग की एबिलिटी आ जाती है वो वाली चीज़ें बच्चे को सिखा रहे हैं। एरिक्सन साइको सोशल स्टेज की बात करते हैं, इंडस्ट्री वर्सेस इंपीरियरिटी, जो 6 to 12 ईयर एज के अंदर डेवलप हो जाती हैं। इसके अंदर जो मेन फ्रूट हमें मिलता है पर्सनैलिटी के अंदर वो है कम्पिटेंसी, गेन रियल एडल्ट स्किल। जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो इसके अंदर कैसे स्किल्स डेवलप हो जाती है कि रीडिंग राइटिंग इसके अंदर ये इन्वॉल्व होते हैं। इंडस्ट्रियलाइज होते हैं, मीन्स कि ये मोटिवेशन टू कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसाइजिंग, ये चीज़ों को लर्न कर रहा होता है, नई नई चीज़ों को उसको एक्शन में भी लेकर आते हैं, यानी प्रैक्टिसाइज भी करते हैं। दे वांट टू बी प्रोडक्टिव इंस्टीड ऑफ जस्ट वांटिंग टू प्ले, ये प्रोडक्टिव भी होते हैं, उसको यूटिलाइजेशन भी उस लर्निंग की कर रहा होते हैं। ऐसे नहीं कि ये जस्ट बिजी रखने के लिए वो ये रीडिंग और राइटिंग कर रहा होता है। इसके अलावा व्हेन नॉट इनकरेज टू वर्क एंड लर्न स्किल फील इन्फीरियर एंड अनमोटिवेटेड। एरिक्सन के मुताबिक अगर इस स्टेज के अंदर हम बच्चे को मोटिवेट या इनकरेज नहीं करें कि वो काम करे, वो पढ़े, वो चीज़ों को लर्न करे, तो उनके अंदर इन्फीरियरिटी वाली फीलिंग आ जाती है, यानी वो अनमोटिवेटेड होते हैं जब वो एडल्ट लाइफ में होते। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन व्हाट दे शुड टू डू एंड शुड नॉट डू, मीन्स कि जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है तो इनके अंदर इंट्रा कॉन्फ्लिक्ट डेवलप हो जाती है कि मैं करूँ तो कौन सा काम करूँ, नहीं करूँ तो कौन सा काम नहीं करूँ। स्कूल लर्निंग इंटरेक्शन विद पीर, और इसके अलावा इन बच्चों के अंदर इस एज के अंदर जो स्कूल की मेन लर्निंग हम बच्चे को हासिल होती है वो पीर ग्रुप से, यानी उसके जो क्लासमेट होते हैं, हम और ग्रुप होते हैं, उससे इंटरेक्शन की वजह से होती है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, यानी वालिदैन के अक्सर। टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल, अथॉरिटेशन पेरेंट्स होते हैं, परमिसिव होते हैं, और इसके अलावा ये समटाइम अनइन्वॉल्व पेरेंट्स या पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। तो बारी बारी एक एक डिस्कस करते हैं। द 4 पेरेंटिंग स्टाइल, 4 जो पेरेंटिंग स्टाइल है, परमिसिव, अथॉरिटेटिव, नेग्लेक्टफुल एंड अथॉरिटेशन। अब इसको बारी बारी एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अथॉरिटेशन पेरेंटिंग। Authoritarian parenting is where parents establish the rule and expect their children will follow them without expectation. अथॉरिटेशन पेरेंट्स वो होते हैं जिसके अंदर पेरेंट्स रूल रेगुलेशन बनाते हैं और वो उनकी एक्सपेक्टेशन तो बहुत भी होती है कि उनके बच्चों को विदाउट एनी एक्सेप्शन, मीन्स के कोई रीज़न, विदाउट एनी एक्सक्यूज़ ये इन बच्चों ने ये रूल फॉलो करने हैं। पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन होती है। बच्चे जो होते हैं हैव लिटल टू नो इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, चैलेंजिंग और ऑब्स्टिकल। बच्चों को जो भी मसले मसाइल आ जाते हैं उसके अंदर उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी बच्चे उस प्रॉब्लम सॉल्विंग या कोई भी चैलेंजेस आ जाती है उसमें हिस्सा नहीं लेते। इंस्टीड बजाय इसके कि पेरेंट्स एक्सपेक्ट देयर चिल्ड्रन विल फॉलो ऑल द रूल ऑल द टाइम, और बजाय इसके कि पेरेंट्स जो होते हैं वो ये एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं कि हमारे बच्चे ऑल द टाइम हमारे रूल रेगुलेशन को फॉलो करेंगे। चिल्ड्रन चैलेंज द रूल और आस्क वाई, अगर बच्चे अगर ये कहें या रूल्स को चैलेंज करें या कहें कि क्यों, दे आर यूजुअली टोल्ड कि हमें हमेशा ऐसा क्यों कहा जाता है, बिकॉज आई सेड सो, तो पेरेंट्स का आंसर मिल जाता है कि बस मैंने कह दिया तो कह दिया। मीन कि अगर बच्चे कहीं पर रूल को ब्रेक करते या पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा, तो पेरेंट्स से उनको जवाब क्या मिलता है पेरेंट्स की तरफ से कि मैंने बोल दिया, बस बोल दिया, आप लोगों ने करना है। चिल्ड्रन आर नॉट यूजुअली गिवन द रीज़न फॉर द रूल, बच्चों को ज़्यादातर ये वाले पेरेंट्स रीज़न भी नहीं बताते कि हमने ये रूल्स क्यों बनाए। एंड देयर इज लिटल रूम फॉर एनी नेगोशिएशन, और थोड़ा सा लिटल अपॉर्चुनिटी होती है बच्चों के लिए कि वो अपने पेरेंट के साथ बातचीत करें। अथॉरिटेरियन पेरेंट में यूज़ पनिशमेंट, ये वाले जो पेरेंट्स होते हैं ये पनिशमेंट इस्तेमाल करते हैं इंस्टीड ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, यानी ये बुरे नताइज बच्चे को हो, उसके करियर पे फ़र्क पड़े, उसके बजाय ये बच्चों को पनिशमेंट देते हैं। ऑल द चिल्ड्रन हु ग्रो अप विद अथॉरिटेटिव पेरेंट टेंड टू फॉलो रूल्स मच ऑफ द टाइम, लेकिन बच्चे जब ऐसे पेरेंट्स के जहाँ पे रूल रेगुलेशन को फॉलो किया जाता हो, पेरेंट्स अथॉरिटेशन वाले पेरेंट्स हो यानी अथॉरिटेटिव पेरेंट्स हो, उनके जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो वो ऑल द टाइम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो वो रूल रेगुलेशन और टाइम के पाबंद होते हैं। दे में डेवलप सेल्फ स्टीम प्रॉब्लम, हालांकि इनको सेल्फ स्टीम प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी तो घर में कोई सुनता नहीं है, ना कोई इज़्ज़त है, बस पेरेंट्स ने बोल दिया ये रूल रेगुलेशन और ये पॉलिसी पे हमने अमल करना है। सम टाइम चिल्ड्रन बिकम होस्टाइल और एग्रेसिव, कुछ टाइम ऐसा होता है कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर दुश्मनी वाली फीलिंग या गुस्से वाली फीलिंग आ जाती है। एज दे में फोकस मोर ऑन बीइंग एंग्री एट देयर पेरेंट्स फॉर द
फॉर द पनिशमेंट। वो जो चीज़ उसने गलत की है, जिस पॉलिसी को उसने ब्रेक किया है, उसके ऊपर बच्चा नहीं सोच रहा होता है, लेकिन वो इस पर गुस्सा कर रहा होता है कि मुझे किस बात पे पनिशमेंट दी गई है, रादर देन लर्निंग हाउ टू मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम। यानी वो इन चीज़ को नहीं देखते हैं कि हमने कैसे डिसीजन बनानी है, अगर हमने लर्न करना है या प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बस पेरेंट्स ने गुस्सा किया उस चीज़ पे, उन बच्चों को गुस्सा आ जाता है। Authoritative parenting, parents also have rule that their children are expected to follow. However, they allow some expectation to the rule, exception to the rule. अच्छा, अथॉरिटेटिव पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन तो रखते हैं कि ये हमारे रूल्स को फॉलो करेंगे, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि उसमें कुछ एक्सेप्शन होते हैं। कहीं पर अगर एक बच्चे ने रूल को ब्रेक कर दिया तो वेल एंड गुड, इतना पेरेंट्स को गुस्सा या वो पनिशमेंट नहीं देते। दे अपन टेल चिल्ड्रन द रीज़न फॉर द रूल। समटाइम ये पेरेंट्स बच्चों को उस रूल के रीज़न भी बताए जाते हैं। एंड दे आर मूव विलिंग टू कंसीडर अ चाइल्ड फीलिंग व्हेन सेटिंग लिमिट्स। और वो बच्चे के लिए एक सेटिंग लिमिट भी सेट कर रहे होते हैं ये पेरेंट्स, क्योंकि ज़्यादातर जो उन्होंने रूल रेगुलेशन सेट किया होता है वो बच्चे के भलाई के लिए किया होता है कि बच्चा सीखे, अच्छा इंसान बन जाए। तो सम टाइम उनको रीज़न भी बताया जाता है। इसके अलावा अथॉरिटेटिव पेरेंट जो होते हैं वो यूज़ कंसिक्वेंसेस इंस्टेड ऑफ पनिशमेंट। अब ये पनिशमेंट के बजाय कंसिक्वेंसेस को इस्तेमाल करते हैं, यानी ज़्यादा रुझान उस तरफ होती है कि बुरे नताइज का बच्चों को सामना करना पड़ता है। दे आल्सो यूज़ मोर पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस टू री। लेकिन ये पेरेंट्स पॉजिटिव कंसिक्वेंसेस इस्तेमाल करते हैं, ऐसे पनिशमेंट इस्तेमाल करते हैं जिससे बच्चा रीइंफोर्स हो जाए और उसका बिहेवियर के अंदर अच्छी चेंजेस आ जाए। एंड मे बी मोर विलिंग देन अथॉरिटेटिव पेरेंट टू यूज़ रिवार्ड सिस्टम एंड प्राइज। और ये इससे ज़्यादा बेहतर ये होता है कि अथॉरिटेटिव पेरेंट्स अगर रिवार्ड वाला सिस्टम या प्रेज जिसकी हम खुशामद करते हैं कि बच्चे को आपने अप्रिशिएट कर दिया तो उनके बिहेवियर के अंदर अच्छे रिजल्ट हमें आ जाते हैं, उनके बिहेवियर के अंदर चेंजेस आ जाती है और वो अच्छी चेंजेस होती है। चिल्ड्रन रेज when authoritative discipline tend to be happy and successful। बच्चे जो होते हैं जो अथॉरिटेटिव डिसिप्लिन के साथ बड़े हो जाते हैं वो खुश होते हैं और सक्सेसफुल लोग होते हैं। दे आर अपन गुड एट मेकिंग डिसीजन। उनकी जो डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो अच्छी होती है। और जो सेफ्टी रिस्क होता है वो ये लोग खुद वो कर रहे होते हैं ऑन दियर ओन, यानी खुद ये इवॉल्वेट करते हैं कि कौन सी चीज़ के अंदर ज़्यादा ख़तरा है और किस चीज़ का हमने ज़्यादा ख्याल रखना है। दे अपन ग्रो अप टू द रिस्पॉन्सिबल एडल्ट। और ये जब बड़े हो जाते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबल एडल्ट बन जाते हैं हु फील कंफर्टेबल एक्सप्रेसिंग देयर ओपिनियन। और वो आराम से यानी वो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर रहे होते, जाहिर कर रहे होते और उस टाइम ये कंफर्टेबल फील कर रहे होते ये बच्चे जब हो जाते हैं। अब बात करते हैं परमिसिव पेरेंट्स की। परमिसिव पेरेंट डोंट अपर मच डिसिप्लिन। इन पेरेंट्स के ये एक्सपेक्टेशन ज़्यादा नहीं रखते, बच्चों को ज़्यादातर डिसिप्लिन के अंदर नहीं रखते। दे टेंड टू बी लीनियंट एंड में ओनली स्टेप इन व्हेन देयर इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। ये वाले बच्चे, ये पेरेंट्स जो होते हैं ये ज़्यादातर हम इनको कहते हैं कि ये बच्चों की पॉलिसीज़ के अंदर ज़्यादातर इन्वॉल्व नहीं होते, लेकिन जहाँ पे सीरियस प्रॉब्लम आ जाते हैं तो वहाँ पे ये पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये आगे आ जाते हैं। देयर मे बी फ्यू कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिस बिहेवियर। हाँ, अगर इसके बच्चे परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर अगर बच्चे मिसबिहेव करते हैं तो उनको फ्यू कंसिक्वेंसेस, बुरे नताइज का सामना हो सकता है। हैव एन एटीट्यूड ऑफ किड विल बी किड्स, ठीक है। लेकिन बिकॉज पेरेंट्स जो होते हैं उनके जो एटीट्यूड ये होता है इस परमिसिव पेरेंटिंग के अंदर, वो ऑल द टाइम तो बच्चों के लिए रूल रेगुलेशन पॉलिसी नहीं बनाते, लेकिन फिर भी वो ये सोचते हैं कि बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, कि बच्चे हो तो बच्चे ही रहो। परमिसिव पेरेंट्स में टेक ऑन मोर ऑफ पेरेंट रोल देन अ पेरेंट्स रोल। परमिसिव पेरेंट्स जो होते हैं वो ज़्यादातर किस चीज़ को ज़्यादा इन्वॉल्व कर रहे होते हैं बच्चों के डेवलपमेंट के अंदर या ग्रोथ के अंदर, कि वो एक अच्छा बच्चा अगर एडल्ट लाइफ में बने तो उसके अंदर पेरेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं एज टू पेरेंट रोल। यानी पेरेंट इतने इंपॉर्टेंट रोल नहीं प्ले कर रहे होते जितने पेरेंट रोल कर रहे होते हैं। इसके अलावा बच्चे जो होते हैं उनको इनकरेज किया जाता है कि वो बात करें, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, बट में नॉट डिस्कवरेज अलॉट ऑफ बैड बिहेवियर। लेकिन बैड बिहेवियर को ज़्यादातर डिस्कवरेज किया जाता है, बैड बिहेवियर को पनिश किया जाता है बाय परमिसिव पेरेंट्स। किड हो ग्रो विद अ परमिसिव पेरेंट टेंड टू स्ट्रगल एकेडमिकली। ये वाले जो बच्चे होते हैं जो परमिसिव पेरेंट्स के अंदर इनकी ग्रोथ हो जाती है तो ये एकेडमिकली ये बहुत स्ट्रगल करते हैं। इसके अलावा ये ऐसे बिहेवियर प्रॉब्लम इनके अंदर डेवलप हो जाते हैं। दे विल लाइकली नॉट अप्रिशिएट अथॉरिटी एंड रूल, क्योंकि ये बच्चे इन लोगों ने अभी रूल रेगुलेशन फॉलो ही नहीं किया बचपन के अंदर, तो कहीं पर अगर
अथॉरिटी या रूल रेगुलेशन की पाबंदी आ जाती है तो ये बच्चों को वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ये लोग तो उनको अप्रिशिएट नहीं करते, इनके पसंद नहीं करते थे। अपन है लो सेल्फ स्टीम, इनके अंदर लो सेल्फ स्टीम होते हैं और ज़्यादातर ये क्या चीज़ रिपोर्ट करते हैं कि परेशान कुन, क्योंकि ये टाइम पे नहीं पहुंच सकते, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के रूल रेगुलेशन को जब एडल्ट हो जाते हैं तो फॉलो नहीं कर सकते। अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग की बात करते हैं, ये वो पेरेंट होते हैं जो कि जिसको हम नेग्लेक्टफुल कहते हैं और ज़्यादातर रुझान होते हैं कि बच्चों को ये नेग्लेक्ट कर रहे होते हैं। दे अपन डू नॉट मीट दियर चिल्ड्रन, ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं मिलते हैं। बेसिक नीड जो होती है बच्चों की वो मिल जाती है, वो प्रोवाइड करते हैं। एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू रेज दिमसेल्फ, और बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन कर रहे होते हैं कि हम बस कमा रहे हैं, आपको दे रहे हैं, आप बड़े हो जाओ बस। सम टाइम दिस इज़ ड्यू टू पेरेंट्स मेंटल हेल्थ इशूज़, ये सम टाइम ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स को मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होते हैं या सब्सटेंस एब्यूज़ प्रॉब्लम होते हैं कि वो नशे करते हैं, इस वजह से होता है। दे में आल्सो लेक नॉलेज अबाउट पेरेंटिंग, या उनको नॉलेज नहीं होता है कि पेरेंट्स का क्या रोल है एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर पेरेंट्स के क्या रोल होते हैं। और हमने फील ओवरवेल्म्ड बाय लाइफ अदर प्रॉब्लम, या उनको लाइफ में अदर इतने सारे प्रॉब्लम होते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो बच्चों को टाइम दें। अनइन्वॉल्व पेरेंट जो होते हैं ये लिटल नॉलेज होते हैं ऑफ व्हाट देयर चिल्ड्रन आर डूइंग, कि इनके बच्चे क्या कर रहे होते हैं इनको पता ही नहीं होता, या थोड़ा सा इनको पता होता है, अंदाज़ा होता है। देयर टेंड टू बी फ्यू इफ एनी रूल आर एक्सपेक्टेशन, और इसके अंदर थोड़ी सी या कुछ रूल रेगुलेशन की एक्सपेक्टेशन ये पेरेंट्स बच्चों से कर रहे होते हैं। चिल्ड्रन में नॉट रिसीव एनी नर्चरिंग आर गाइडेंस एंड दे लेक द मच नीड पेरेंटल अटेंशन, बच्चे जो होते हैं वो अच्छी तरीके से नर्चर नहीं हो पाते या वो गाइडेंस रिसीव नहीं करते, वो एजुकेशन से महरूम हो जाते हैं। जो पेरेंट्स के पेरेंटल अटेंशन है उनकी बच्चों को नीड हो और उसकी लेकिंग हो, तो ये बच्चे जो होते हैं ये नर्चरिंग और गाइड अच्छे तरीके से नहीं हो पाते। जब पेरेंट्स अनइन्वॉल्व होते हैं तो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे उनके होते हैं वो लेक ऑफ सेल्फ स्टीम के शिकार होते हैं एंड दे परफॉर्म पुअरली एकेडमिकली, उनके एकेडमिक स्कूल में भी रिजल्ट अच्छा नहीं आता है। दे आल्सो एक्सिबिट फ्रीक्वेंट बिहेवियर प्रॉब्लम एंड लो इन हैप्पीनेस, इसके अलावा इन बच्चों के अंदर ज़्यादातर ये देखा जाता है कि इनके अंदर बिहेवियर प्रॉब्लम आ जाती है और इनकी जो हैप्पीनेस है उनको हम रैंक लो में डाल देते हैं, मीन के लिए हमेशा परेशान। सिगमंड फ्रूड साइकोसिकल स्टेज की बात करते हैं 7 ईयर से लेकर टिल प्यूबर्टी यानी लेटेंसी स्टेज तक। अब सिगमंड फ्रूड के मुताबिक इस स्टेज के अंदर क्या होता है, ड्यूरिंग दिस स्टेज नो न्यू सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट और इम्पल्सेस आर एज्यूम टू अराइज, यानी सिगमंड फ्रूड के मुताबिक कोई नई कॉन्फ्लिक्ट या इम्पल्सेस अराइज नहीं होते। द प्राइमरी पर्सनैलिटी जो डेवलपमेंट होती है इस स्टेज के अंदर वो है सुपर ईगो, ये वो टाइम होते हैं जो बेसिक सोशल एक्सप्लोरेशन कर रहा होता है बच्चा, लाइक फ्रेंड्स बना रहा होते हैं। इसके अलावा लिटल सोशल क्लिक भी बना रहे होते हैं कि ये हमारे दोस्त है, हमने इधर जाना है, ये काम करना है, ये काम इकट्ठा करना है, ये काम उस दोस्त के साथ करना है, ये लिटल बेसिक सोशल एक्सप्लोरेशन हो जाती है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रूड। Thank you for watching this video. For more video, visit Nursing Lecture with Imtiaz. Thank you.